नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरबीएससी की कक्षा 6 की बुक का सारांश पार्ट नंबर सेकंड देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट अपन ने पहले अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं वीडियो सेशन में जाकर। तो आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं पार्ट सेकंड में अध्याय 4 राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और उन प्राचीन सभ्यताओं से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कालीबंगा की नगर योजना किस सभ्यता की नगर योजना के समान दिखाई देती है? तो दोस्तों यह सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कालीबंगा से अग्निकुंड वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों यह चबूतरे पर बनी हुई वैदिक अग्निकुंड वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कालीबंगा से गाय के मुख वाला प्याला किस धातु का मिला है? तो दोस्तों यह मिट्टी का बना हुआ प्याला यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कालीबंगा से तांबे का बैल और कांस्य का दर्पण, तांबे का बैल और कांस्य का दर्पण किस काल के अवशेष हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा हड़प्पा काल के अवशेष माने जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कालीबंगा में कृषि भूमि के चिन्ह किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये है कृषि भूमि के चिन्ह खेतों से प्राप्त हुए हैं जो नगर से बाहर बने हुए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कालीबंगा की समृद्ध बस्ती उजड़ने का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसको नदियों के सूखने या मरुस्थलीकरण के कारण यहाँ की बस्तियों के उजड़ने का कारण माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों यह है बेड़च, जिसको आयड के नाम से भी जाना जाता है, नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आहड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसे ताम्रवर्ती या धूलकोट नगरी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आहड़ में मकानों की दीवारें किस सामग्री से बनी होती थी? तो दोस्तों ये मिट्टी की ईंटों से बनी हुई दीवारें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, आहड़ के मकानों में संयुक्त परिवारों के प्रमाण किससे मिलते हैं? तो दोस्तों यहाँ से प्राप्त एक ही मकान से अनेक चूल्हों से संयुक्त परिवार के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आहड़ से किस प्रकार का चावल उत्पादित किया जाता था? तो दोस्तों यहाँ से उच्च कोटि का चावल उत्पादित किया जाता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिलने से क्या प्रमाणित होता है? तो दोस्तों इससे यह साबित होता है कि यहाँ पर धातु गलाने का कार्य प्रमुखता से किया जाता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आहड़ में प्राप्त मृद भांड किस दृष्टि से उत्कृष्ट माने गए हैं? तो दोस्तों यह चित्रकारी चमकदार चमकदार लाल रंग के कारण उत्कृष्ट माने गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आहड़ में उत्खनन से कुल कितनी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों यहाँ से कुल 6 ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनके साथ साथ 26 किस्म के मणिये भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आहड़ सभ्यता के लोग प्राकृतिक प्रकोप से उजड़कर किन स्थानों पर बस गए थे? तो दोस्तों प्राकृतिक प्रकोप से उजड़ने के बाद यहाँ के लोग गिलुंड और भगवानपुरा की तरफ चले गए थे, वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया था। माना जाता है कि सर्वाधिक बार उजड़ने वाली सभ्यता है वह आर्य सभ्यता मानी जाती है। लगभग 8 बार यहाँ पर बस्ती उजड़ने और बसने के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, बालाथल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बालाथल की सभ्यता किस संस्कृति से संबंधित है? तो दोस्तों यह आहड़ संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालाथल से कितने कमरों का बड़ा भवन प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यहाँ से 11 कमरों का बड़ा भवन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बालाथल से प्राप्त आभूषणों में कौन कौन से प्रमुख हैं? तो दोस्तों यहाँ से तांबे, अस्थि और शंख के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, बालाथल के निवासियों की आजीविका के मुख्य साधन क्या थे? तो दोस्तों कृषि, पशुपालन और धातु शिल्प यहाँ के निवासियों की आजीविका के मुख्य साधन थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों,
बालाथल में लोहा युग के कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं या मिले हैं? तो दोस्तों लोहे के औजार व हथियार यहाँ से मिले हैं, साथ ही लोहा गलाने की भट्टियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में बुना हुआ कपड़ा या वस्त्र किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह बैराट, जो जयपुर वर्तमान में कोटपुतली बह रोड में है, वह बालाथल से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गणेश्वर संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है, जिसको ताम्र संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गणेश्वर से अधिक ताम्र उपकरण मिलने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से अधिक ताम्र उपकरण मिलने का प्रमुख कारण है खेतड़ी क्षेत्र में ताम्र के भंडार की निकटता। यहाँ पर तांबे के बहुत सारे भंडार हैं, इसलिए यहाँ पर ताम्र उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गणेश्वर में प्राप्त ताम्र उपकरणों के कुछ उदाहरण हैं, वो निम्न प्रकार हैं: कुल्हाड़ी, भाले, तीर, छुरियाँ और पिन, जो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, पिन भी यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों गणेश्वर से किस प्रकार की पिनें निर्यात की जाती थी? तो दोस्तों यहाँ से तांबे की पिन निर्यात की जाती थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गणेश्वर में प्राप्त मृद भांड कितने प्रकार के थे? तो दोस्तों यहाँ से दो प्रकार के मृद भांड मिले हैं, हल्के लाल रंग के पतले व लाल चिकनी मिट्टी के चित्रित मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आहड़ व गणेश्वर की संस्कृतियाँ किस काल की मानी जाती हैं? तो दोस्तों ये ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियाँ मानी जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में लोहकालीन इतिहास जानने हेतु कौन से स्थल उल्लेखनीय हैं? तो दोस्तों लोहकालीन स्थल बैराट, बालाथल और आहड़, यह लोहकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैराट किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह जयपुर जिले में था, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं महाभारत के अनुसार बैराट किस जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट हुआ करती थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस स्थान पर व्यतीत किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर, जो कि बैराट का ही दूसरा नाम है, वहाँ पर अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैराट में अशोक के कितने स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यहाँ से दो स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, भाबरू का अभिलेख और बैराट शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बैराट में कितनी चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों यहाँ से कुल 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से 8 पंचमारक मुद्राएं हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैराट से प्राप्त मुद्राएं किन किन शासकों से संबंधित थी? तो दोस्तों ये शक व कुषाण शासकों से संबंधित थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैराट से प्राप्त अलंकृत गढ़ों पर कौन से चिन्ह बने हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पर त्रिशूल और स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण और लोहकालीन संस्कृति को प्रकट करते हैं? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आहड़, बालाथल, गणेश्वर, बैराट और कालीबंगा स्थल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आज़ादी से पूर्व राजस्थान की शासन व्यवस्था के बारे में। आज़ादी से पहले राजस्थान किस स्वरूप में था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रियासतों के रूप में आज़ादी से पहले राजस्थान था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रियासतों के शासन संचालन में शासक की सहायता कौन करता था? तो दोस्तों मंत्रिमंडल और दीवान, जो राजा के नज़दीकी होते थे, वही शासन संचालन में सहायता करते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो दोस्तों राजस्थान की शासन व्यवस्था राजशाही प्रकार की थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रमुख रियासतों में कौन कौन से वंश शासक राज्य शासन करते थे या राज्य में राज करते थे?
तो दोस्तों मेवाड़ में सिसोदिया वंश हो गया, जोधपुर में राठौड़ वंश हो गया, जयपुर में कछावा वंश हो गया, बीकानेर में राठौड़ वंश हो गया। ये मुख्यतः रियासतों में शासन करते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसी राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था। तो दोस्तों सर्वोच्च पदाधिकारी शासक या राजा ही होता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रमुख मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। तो प्रमुख मंत्री होता था जो राजा के सबसे करीब होता था, उसको दीवान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं सेना को वेतन देने की जिम्मेदारी किस पदाधिकारी की होती थी। तो यह है बख्शी की जिम्मेदारी होती थी सेना को वेतन भत्ते देने की। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य की आमदनी खर्च का संतुलन कौन देखता था। तो इसके लिए खजांची होते थे जो राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा रखते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परगना अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता था। तो दोस्तों परगना अधिकारी का मुख्य कार्य होता था परगना स्तर पर राजस्व और न्यायिक प्रशासन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राम स्तर पर प्रशासन कौन चलाता था या कौन करता था। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती थी दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो दोस्तों यह भूमि अनुदान प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जागीर किसे कहा जाता था। तो दोस्तों राजा द्वारा जो भूमि प्रदान की जाती थी उसे जागीर कहा जाता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जागीरदार का मुख्य कार्य क्या होता था। तो जागीरदार का मुख्य कार्य होता था वसूली करना और जागीर की सुरक्षा करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं योग्यता के आधार पर जागीर प्रदान करने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई। तो दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत काल से ही प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का विकसित स्वरूप कब से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों यह राजपूत काल से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजा और जागीरदारों का संबंध किस आधार पर था। तो दोस्तों परस्पर निष्ठा और सैन्य सेवा के आधार पर राजा और जागीरदारों के बीच में संबंध होते थे। नेक्स्ट बात करते हैं मुगल काल में जागीरदारों पर शासकों की निर्भरता क्यों कम हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सीधे नियुक्त अधिकारी थे वो शासन करने लग गए थे, इसलिए जागीरदारों पर शासकों की निर्भरता कम हो गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जागीर पट्टों में किस व्यवस्था का उल्लेख होता था या क्या लिखा होता था। तो उस पर होता था कर वसूलने व सैन्य सेवा व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुगल शासन प्रणाली की कौन सी व्यवस्थाएं राजस्थान पर प्रभावी हुई। तो ये हो जाएगा मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था जो मुगल शासन प्रणाली की व्यवस्थाएं थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बंट गया था। तो यह 2 भागों में बंट गया था, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासतों के बीच। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों से बना था। तो दोस्तों यह 11 प्रांतों से मिलकर बना था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार के हाथों में भारत का शासन चला गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत का प्रथम वायसराय कौन बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अजमेर मेरवाड़ा को 1937 में किस विभाग के अधीन कर दिया गया था। तो दोस्तों इसको केंद्र सरकार के गृह विभाग के अधीन रखा गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वतंत्र भारत में राजस्थान की प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ। तो यह हो जाएगा 1952 में हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये सही आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण कक्षा 6 के सारांश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आप